हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 के बारे में, जो जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ते हुए आए हैं और ये टॉपिक हम अपने डेली लाइफ में बार बार देखते हैं, हजार बार सुनते हैं, क्योंकि हम रोज यूपीआई पेमेंट करते हैं। हम रोज क्या करते हैं गाना नहीं गाना है, हम रोज यूपीआई पेमेंट करते हैं, हम रोज अलग अलग चीज़ों को करते रहते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, जिसके कारण ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है हमारे लिए, हमारे हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे डेली लाइफ में इन्वॉल्व है। इसलिए ये टॉपिक से अच्छे नंबर गेन करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इस टॉपिक से 10 प्लस नंबर गेन करना बहुत ईज़ी है। इसमें आपको डेट को रिमेंबर करना है, आरबीआई और सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में जान लेना है। बस आप आराम से इसमें नंबर बना ले जाएँगे। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है इसमें। तो हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। किस चीज़ का नेटवर्क होता है? ये एक क्या होता है? नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क किस चीज़ का होता है? ये नेटवर्क होता है किसका? इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क होता है। और किसका नेटवर्क होता है? मार्केट का नेटवर्क होता है। और किसका नेटवर्क होता है? इंस्टीट्यूशन का होता है, मार्केट का होता है, इंस्ट्रूमेंट का नेटवर्क होता है। और किस चीज़ का नेटवर्क होता है? इंस्ट्रूमेंट का होता है। और किस चीज़ का होता है? सर्विसेज का नेटवर्क होता है। तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन, मार्केट, सर्विसेज का क्या होता है? ये नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? जिसके थ्रू हम सेविंग कर पाते हैं और उन सेविंग को इन्वेस्ट कर पाते हैं। इन्वेस्ट का मतलब क्या है? एलोकेशन इनटू प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव एलोकेशन इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। हम उसको एलोकेट कर पाते हैं एक प्रोडक्टिव की जगह, एक प्रोडक्टिव जगह, जिसे बोलेंगे एलोकेशन इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो इसके थ्रू हम लोग ये काम कर पाते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम समझ सकते हैं अपने घर की तरह, कि अगर मान लीजिए घर में एक कमाने वाला व्यक्ति है और वो कमाने वाला व्यक्ति के पास मान लीजिए 10,000 रुपए इनकम कमा रहा है और हमारा 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है। अगर 5,000 का एक्सपेंडिचर है और 5,000 हमारे पास बच रहा है, तो हम उसको सेव करेंगे। अब सेव करेंगे, मान लीजिए हम सेव करेंगे पढ़ाई के लिए। हमने सेव किया किसके लिए? कि मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस घर के आ जाते हैं तो उसके लिए, और फिर जो पैसा हमारे पास बच जाता है हम उसको बोलेंगे उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि इससे हम रिटर्न कमाएं और फिर कहीं अगर मेरा कुछ यूज हो तो हम वहां पे इस चीज को यूज कर पाए। तो ये होता है, क्या होता है मेरा? ये होता है मेरा क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है? एक सिंपल था। इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा हमने कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। आगे, कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के? चलिए बात करेंगे कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। तो कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं। एक लंबा सा डंडी खींच लेंगे। अब इसके 4 कंपोनेंट हो गए, तो 4 लाइन बना लेंगे हम लोग, 1, 2, 3 और 4। ठीक है? सबसे पहला मेरा क्या आएगा? सबसे पहला मेरा आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या आएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा। ठीक है? फिर सेकंड मेरा क्या आएगा? मेरा सेकंड आएगा फाइनेंशियल मार्केट। क्या आएगा? फाइनेंशियल मार्केट। फिर थर्ड क्या आएगा? जल्दी से बता दीजिए। आपने ऊपर की तरफ लिखा है, क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या आएगा? लास्ट वन क्या होगा मेरा? फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या होगा? फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, अब मुझे बताएंगे आप क्या होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब? सर क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सर वही बैंक को ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हाँ बच्चा, बैंक को ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लेकिन बैंक के साथ साथ कुछ नॉन बैंकिंग सर्विसेज भी आते हैं, उसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही गिनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसमें क्या होता है? 2 पार्ट बनता है। सबसे पहला क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले पार्ट को हम लोग बैंकिंग कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है? तो ये क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। सेकंड नंबर वाले को हम लोग कहते हैं एनबीएफआई। क्या? एनबीएफआई। आगे, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे बैंक आते हैं। जैसे हमारे बैंक आ गए क्या? कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है? कमर्शियल बैंक्स इसी में आते हैं।
रीजनल रूरल बैंक इसी में आते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से हो गए? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ठीक है? म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? एमएफ में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में भी आप इन्वेस्ट करते हो, कभी-कभी आप क्या करते हो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। तो ये सब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा? जो कि क्या होता है? रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? जो कि रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। अच्छा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग कुछ इसका ध्यान रखते हैं, जैसे जैसे आप पेन का यूज कब करते हो? जब 50,000 से अबव का पेमेंट हो, तब आप इसमें पेन का यूज करते हो, ठीक है? और जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर कोई काउंटरफीट नोट आ जाए, दैट मीन्स कि कोई अगर गलत नोट आ जाए, जो कि क्या हो, जो कि मान्य नोट ना हो, मतलब फेक नोट अगर आ जाता है, तो क्या करता है? तो आरबीआई क्या करने का काम करता है? तो बैंक क्या करता है? आरबीआई को रिपोर्ट करता है। तो बैंक क्या करता है? आरबीआई को रिपोर्ट करने का काम करता है इस केस में। आगे कुछ और पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान रखें, तो काउंटरफीट नोट आ जाता है, इसके बारे में बात होती है। और हाँ, एक चीज और होगा कि जो बैंक रेट होता है, वो कौन फिक्स करेगा? जो उसको रेगुलेट करेगा, कौन? आरबीआई। सिंपल है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें होती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि हमें ध्यान रखना है। और ये सब पॉइंट क्या हो चुका है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुके हैं, गैस बच्चा, कि एक सेकंड, ये सब पॉइंट, एक सेकंड, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि पेन 50,000 अबव ये आया है। काउंटरफीट नोट बैंक ऑफ आरबीआई रिपोर्ट ये भी आ चुका है। बैंक रेट आरबीआई ये भी आ चुका है कि बैंक रेट जो होता है वो आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सिंपल सा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कॉपरेटिव कमर्शियल है, फिर हमने बात किया कि ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। फिर हमने बात की कि पेन के थ्रू आप 50,000 के ऊपर का पेमेंट कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो। फिर सिंपल सी बात, क्या काउंटरफीट नोट आएगा तो आरबीआई को आप रिपोर्ट करोगे। और एक और बात किया कि अगर बैंक रेट को डिसाइड करना हो, मतलब बैंक कितने कितने अमाउंट पे, बैंक रेट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट, सॉरी, लोन देते समय कितना परसेंट का इंटरेस्ट रहेगा, या बैंक रेट को डिसाइड कर लेना, जैसे कह सकते हैं कि क्या, कि सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या होता है? आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है? आगे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज क्या आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे क्या होती है, एसेट को क्रिएट किया जाता है और उसी को क्या किया जाता है, ट्रेड भी किया जाता है, ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे एसेट क्रिएट की जाती है और उनको ट्रेड भी किया जाता है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट आते हैं, कौन कौन से आएंगे अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो कौन कौन से मार्केट आएंगी? दो तरह की मार्केट आएंगी। कौन कौन सी मार्केट होगी? सबसे पहला मार्केट होगा मनी मार्केट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे क्या होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म फंड में डील करते हैं, मतलब 1 ईयर के नीचे का फंड के साथ। फिर आता है हमारा क्या, कैपिटल मार्केट, जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म फंड के साथ डील करते हैं। दैट मीन्स कि अप टू 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के, सॉरी अप टू नहीं, अबो ना 1 ईयर, दैट मीन्स कि 1 ईयर के अबो के जितने भी सर्विसेज होते हैं उसके बाद साथ हम लोग डील करते हैं इसमें, कैपिटल मार्केट में, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मनी मार्केट आता है और कैपिटल मार्केट आता है। यहाँ पे हम लोग उस उस फंड के साथ डील करते हैं जो कि क्या हो, अप टू 1 ईयर हो, और इसमें क्या होता है, उस फंड के साथ डील करते हैं जो 1 ईयर अबव हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो मुझे ये बता दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बहुत सिंपल था। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये भी बता दिया सर आपने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया, बात करेंगे बच्चे। अभी तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी नहीं बताया, तो इसका भी दिमाग में आ रहा होगा। हाँ सर, इसके बारे में भी आ रहा है कि ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमारा आता है क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे किस में आएंगे, फाइनेंशियल इक्विटी में आएंगे। अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कौन सी फाइनेंस की रिलेटेड सर्विसेज, जैसे म्यूचुअल फंड सर्विसेज भी फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, बैंकिंग सर्विसेज भी फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, और इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल सर्विसेज ही होता है, इंश्योरेंस, ठीक है? चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फैक्टर आर एट्रीब्यूटेड टू वीकनिंग ऑफ द इंडियन रुपीज। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इंडियन रुपीज को वीक करते हैं? तो अगर हम बात करें फैक्टर्स के बारे में, तो अगर कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट हमारा बढ़ेगा तो इंडियन रुपीज वीक होगी, ठीक है? राइजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, क्या
राइजिंग कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। अगर कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट का प्राइस, अगर कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, तब हम इम्पोर्ट बढ़ाएंगे, मतलब बाहर से कोई सामान खरीदेंगे, इसके मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी जाएगा, तो फॉरेन करेंसी जाएगा तो हमारे लिए बेटर नहीं होगा। अगर हम लोग बाहर से कोई सामान इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाएगा, फॉरेन करेंसी घटने के कारण क्या होगा, इंडियन रुपीज हमारी क्या होगी, लोअर होगी। ठीक है, आइए ठीक, आगे हम बात करें तो सेकंड हमारा क्या हो सकता है, सेकंड हमारा क्या हो सकता है, वाइंडिंग ट्रेड डेफिसिट। क्या हो सकता है, वाइंडिंग ट्रेड डेफिसिट, मतलब अगर ट्रेड डेफिसिट में जाएगी तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा इंडियन रुपीज वीक होगा। ठीक है, ओपनिंग अगर करते हैं हम लोग क्या, रुपी वेस्ट्रो अकाउंट, रुपी वेस्ट्रो अकाउंट का अगर ओपनिंग करते हैं, रुपी वेस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ये फॉरेन करेंसी को सेटलमेंट करने के लिए इस अकाउंट को खोला जाता है, फॉरेन बैंक के साथ इस अकाउंट को खोला जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, ट्रांजेक्शन कर पाए आईएनआर में, इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रुपी वेस्ट्रो अकाउंट खोलते हैं। शॉर्ट टर्म में ये क्या करता है, इंडियन रुपीज को वीकन करता है, किसमें, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ये इंडियन रुपीज को वीकन करता है। ठीक है, क्रेडिट वर्टनेस स्कोर इन इंडिया, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट वर्टनेस स्कोर, मतलब कि क्रेडिट वर्टनेस क्या होता है, क्रेडिट वर्टनेस स्कोर क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो क्रेडिट वर्टनेस स्कोर क्या होता है, एक ऐसा स्कोर जो कि एक ऐसा स्कोर जो कि पर्सन के एबिलिटी टू पे के बारे में बताता है, एबिलिटी टू रिपे के बारे में बताता है कि वो रिपे कर सकता है कि नहीं, वो उसका लोन लेने का, एक लोन लेने का प्रोसेस क्या सही था कि नहीं। मतलब आप इस चीज के बारे में जाने होगे तब भी आप क्या करते हो, तब भी आप क्या करते हो कि कोई लोन लेना चाहते हो तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, और यही सिविल स्कोर को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट वर्टनेस स्कोर। ठीक है, यही सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट वर्टनेस स्कोर, जो कि क्या क्या बताता है, आपके लोन्स के बारे में बताता है कि आपने जो लोन लिया था उसको सही टाइम पे रिपे किया था, आपने जो लोन लिया था उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, और ये एक स्कोर होता है। अगर ये स्कोर की बात करें तो ये स्कोर किस के बीच में होना चाहिए, ये स्कोर होना चाहिए 300 से 900 के बीच में। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये सब सारे बैंकों के ऊपर बात करेंगे कि ये कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या आता है, एक, अच्छा, इसमें क्या था, ये क्रेडिट वर्टनेस स्कोर के बारे में पूछा गया है कि, सॉरी, क्रेडिट वर्टनेस स्कोर के बारे में पूछा गया है कि कितना स्कोर होता है एक्चुअल में, कितना स्कोर मायने रखता है, कितना स्कोर आपसे ये पूछा गया एग्जाम में कि कितना स्कोर के बीच में होना चाहिए ताकि आप लोन ले सको, तो 300 से 900 के बीच में ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर लोन लेने के लिए आपको 600 से 900 के बीच में होना चाहिए, मतलब 600 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तभी आप आसानी से लोन ले सकते हो। अच्छा, फैक्टर आर एट्रीब्यूटेड टू वीकनिंग द इंडियन रुपीज, ये भी क्वेश्चन सेम बन चुका है, तो इसमें ये सेम पॉइंट आया था, राइजिंग कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, वाइंडिंग ऑफ स्टेट डेफिसिट और ओपनिंग द रुपी वेस्टर अकाउंट, ये तीनों पॉइंट इसमें आ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे अब किसके बारे में, टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। सबसे पहला बैंक आता है मेरा इसमें निकल के, क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सी बैंक होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, सॉरी, प्रॉफिट ओरिएंटेड। आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है, तो यस, थोड़ा सा आवाज में भी आपको लग रहा होगा, तो इसलिए माफ कीजिएगा मुझे। आज थोड़ा सा हम लोग हंस नहीं पा रहे हैं, आज बहुत सीरियस में पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ा सा दिल से साफ कीजिएगा। आगे चलिए, तो कमर्शियल बैंक क्या होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है कमर्शियल बैंक। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये क्या होती है, ये क्या कहती है, स्टेप ऑफ प्राइसिंग, बस प्रॉफिट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, हमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वही डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट देना, ठीक है, डिस्काउंट करना ट्रेड बिल को, फाइनेंस करना फॉरेन ट्रेड को, ये सब काम ये करती है। ठीक है, ये सिंपल सा काम है इसका, स्टेप ऑफ प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन इन कमर्शियल बैंक। अच्छा, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें हाउसिंग लोन लेना है तो क्या स्टेप फॉलो करना होगा, क्या स्टेप होगा इसमें। तो अगर हमें कोई भी लोन लेना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमें लोन लेना है या किसी को आप लोन दे रहे हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि वो क्या रिपे कर पाएगा इसे, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, क्रेडिट असेसमेंट। लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं, इसी को देखने को बोलते हैं क्रेडिट असेसमेंट। सेकंड है क्या, आप क्रेडिट असेसमेंट के बाद ये देखोगे कि एप्लीकेशन ऑफ
MCLR, एक सेकंड रुकिए, हम लोग पांचों पॉइंट को लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्रेडिट असेसमेंट होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ MCLR होता है, जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, कितने पे आप लेंड कर रहे हो ये होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रेड होता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह देना होता है तो ये होता है सब। ठीक है, फिर 4 पॉइंट होता है कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन। कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, और फिर लास्ट आता है हमारा क्या, कॉटिंग करना, कॉस्टिंग करना एडमिन की, जो भी आपको प्राइस बना उसको शो कर देना कि हाँ ये प्राइस बन चुका है। ठीक है, बहुत ही मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं 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 नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और यही हमारा क्या है, यही हमारा स्टेप है किसका, प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट असेसमेंट करते हैं। क्रेडिट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, हम ये देखते हैं कि पर्सन एबल है कि नहीं है लोन रिपे करने के लिए, पर्सन की एबिलिटी देखते हैं इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ MCLR होता क्या है, इसलिए MCLR होता क्या है, MCLR हमारा होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मतलब आप जिस हिसाब से लोन ले रहे हो उस हिसाब से हम लोग एक मार्जिन डिसाइड करते हैं, और उस हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। अगर 1 लाख का लोन ले रहे हो तो हम सोचते हैं चलो थोड़ा कम में इंटरेस्ट ले लेंगे, लेकिन हाँ अगर आप ज्यादा लोन लेते हो, ज्यादा टाइम के लिए ले रहे हो, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रेड क्या होता है, MCLR में कुछ एक्स्ट्रा क्या कर देना, इंटरेस्ट को ऐड कर देना। क्यों एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड करते हैं हम लोग, इसलिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले में रिस्क है, या सामने वाले में रिस्क कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रेड। हम लोग ये देखते हैं कि कितना रिस्क है, रिस्क के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को जो भी आप लोन के ऊपर दे रहे हैं उसके ऊपर कम या ज्यादा करते हैं इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन। अब मान लीजिए हमने क्या किया, 9% पे दे दिया आपको लोन, लेकिन सामने वाला बैंक आपको 7% पे लोन दे रहा है, तो हम इसको देखते हुए बोल देते हैं चलो हम आपको 8% पे दे देंगे, अब हमसे ही लोन ले लो। ठीक है, तो ये भी होता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, कम कंपटीशन देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, लोन के प्राइस को घटा देते हैं। फिर कॉटिंग, लास्ट आता है कॉटिंग। कॉटिंग का मतलब क्या होता है, आप शो कर देते हो कि हाँ भाई ठीक है, इतना इंटरेस्ट है, इतने लोन पे, टोटल इतना अमाउंट होगा। ठीक है, और आपको ऐसे ऐसे मंथली क्वार्टरली पे करना होगा, आप एक साथ भी पे कर सकते हो। ठीक है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है, मान लीजिए आप एक अमाउंट है, ठीक है, आपके बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट हुआ, अब वो अमाउंट क्या हुआ, आपने लेंड कर दिया, अब वो अमाउंट क्या हो गया, दूसरे बैंक में डिपॉजिट हुआ, सेकंड बैंक में। ठीक है, और फिर वो कहाँ से वहां से लेंड हुआ, और लेंड होने के बाद क्या हुआ, थर्ड बैंक में चले गया, इसी को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अच्छा, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का लिमिटेशन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के कारण बहुत सारे लिमिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कब कब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट नहीं हो पाता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का लिमिटेशन क्या होता है कि आप कब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट नहीं कर पाते हो, तब तब नहीं कर पाओगे, तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैश, तब अमाउंट ऑफ कैश क्या हो, द अमाउंट ऑफ कैश दैट कमर्शियल बैंक पोजेस, द अमाउंट ऑफ कैश कमर्शियल बैंक पोज करे, दैट मीन्स कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, उसके कारण आप क्या करते हो कि बहुत सारे पैसे को लेंड नहीं कर पाते, और बहुत सारे पैसों को आप लेंड नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का अल्टीमेटली मतलब होता है लेंड करना, आप अगर लेंड नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाता है, मेरा लिमिटेशन हो जाता है। आगे क्या है, डिपॉजिटेड लिंकेड विद स्पेशल बेनिफिट, ये भी एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है। अगर डिपॉजिट स्पेशल बेनिफिट के साथ लिंक है, स्पेशल बेनिफिट क्या है, स्पेशल बेनिफिट होता है जैसे अगर मान लीजिए वो पेंशन के लिए दिया गया हो, या तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए दिया गया हो। ऐसे लेंडिंग क्या होते हैं, ऐसे लेंडिंग को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लेंडिंग को आप क्या कर सकते हो, ऐसे लेंडिंग को आप क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में यूज नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो सकता है, एक टाइप का लिमिटेशन हो जाता है। आगे, मॉनेटरी पॉलिसी के भी कारण आप नहीं कर पाते हो। अगर मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब अगर आरबीआई को कंट्रोल करना है, बहुत सारे
एसएलआर को और वो बढ़ा देता है इस लिक्विडिटी रेशियो या वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, जिसके कारण बैंकों का कैश ज़्यादा रखना पड़ता है और इसके कारण भी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्या होता है, एक लिमिटेशन आ जाता है। आगे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, बात कर चुके हैं पहले ही यूनिट में, तो आप वहां पे पढ़ लेंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें आता है क्या, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, आगे रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? ये भी बैंक ये भी क्या होती है, एक बैंकिंग सर्विसेज है जो कि क्रेडिट फैसिलिटी देती है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। क्या होती है? ये एक बैंकिंग फैसिलिटीज है, बैंकिंग फैसिलिटीज देती है कहाँ पे, रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में। रूरल और सेमी अर्बन एरिया में क्या करती है, बैंकिंग फैसिलिटी देने का काम करती है। कौन कौन? रीजनल रूरल बैंक। ओके, कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबी। कौन कौन से कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट किए गए आरआरबी को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए? तो ये कमेटी थी क्या, चलपति राव कमेटी। कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबी के लिए? चलपति राव कमेटी। और ये आपके एग्जाम में हूबहू आ चुका है कि कौन सी कमेटी कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था री करने के लिए आरआरबी का सॉरी। तो आप बोलेंगे चलपति राव कमेटी को क्या किया गया था, चलपति राव कमेटी को ही री के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आगे ओनरशिप पैटर्न की बात करें, अगर ओनरशिप पैटर्न की इसमें बात करें तो सेंट्रल बैंक इसमें आता है। ठीक है, इसमें पहला बैंक आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बाद स्टेट बैंक आता है। स्टेट बैंक के बाद क्या आते हैं, स्पॉन्सर बैंक आते हैं। स्पॉन्सर बैंक मतलब अदर्स बैंक आते हैं। तो स्पॉन्सर बैंक, तो सेंट्रल बैंक कितना देता है, 50, ये 15 और ये 35। तो 50, 15 और 35 का यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप पैटर्न होता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्निंग द आरआरबी। आरआरबी को गवर्न करने के लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे एक होता है क्या, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। फिर दूसरा आता है क्या, आरआरबी एक्ट हो गया। फिर आएगा क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये कब आया, 1949 का है। ठीक है, ये दो एक्ट आ गया लीगल फ्रेमवर्क को गवर्न करने के लिए आरआरबी के, और ये दोनों चीज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करते चलपति राव कमेटी तो पूछा गया था, ओनरशिप भी पूछा गया था। ठीक है, सेंट्रल बैंक 50 है, स्टेट बैंक 15 है और स्पॉन्सर बैंक 35% है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्निंग आरआरबी पूछा गया था, आरआरबी एक्ट 1976 में आया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया। एसबीआई स्पॉन्सर आरआरबी, कुछ एसबीआई स्पॉन्सर आरआरबी है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इसके नाम याद कर लेंगे कौन कौन से आरआरबी हैं। कुछ कुछ नाम आप याद कर लोगे, बहुत सारे ऐसे तो नाम है, आप कुछ याद करोगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए। मैं वो नाम आपको बताऊंगा और वो नाम आपको रट लेना है, वो नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सौराष्ट्र सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक सबसे पहला बैंक आता है क्या, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। ये कब बना, 1976 में है। फिर आता है हमारा क्या, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। एक बैंक और आता है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, 1983 में आया। फिर सी कौन सा आता है, मध्यांचल। मेरे साथ लिखते हुए चलिए बच्चा, जल्दी जल्दी अच्छे से बेहतरीन तरीके से। मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक 1984 में आया। पेन कॉपी साथ में और लिखते हुए बढ़ते रहिए आगे। साथ में लिखेंगे अच्छे से याद होगा, साथ में लिखेंगे तो अच्छे से सब कुछ याद रिमेम्बर भी रहेगा, मतलब वही याद रहेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, मरुधरा ग्रामीण बैंक, मरुधरा ग्रामीण बैंक 1999 में आया। फिर आता है ई, तेलंगाना ग्रामीण बैंक। ये कब आया,
2006 में है। तो ये सारे ग्रामीण बैंक आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सारे ग्रामीण बैंक को आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे फॉरेन बैंक क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉरेन बैंक क्या होती है, फॉरेन बैंक वो बैंक होती है जो कि क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये क्या करती है, वर्क करती है कहाँ, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। आगे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, मेंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, ऊपर वाली बैंक क्या हुई, गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती थी, कोऑपरेटिव बैंक मतलब प्राइवेट बैंक जो कि मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, मतलब मेंबर्स के द्वारा ही, मतलब जो बैंक में काम कर रहे हो वही इसको ओन किए रहते हैं इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट बैंक भी कहा जाता है। आगे सम अदर बैंक विच आर आस्क्ड इन एग्जाम, कुछ और भी बैंक जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बैंकिंग जो कि क्या करता है, रिलेशन क्रिएट करता है किसके बीच में, कस्टमर के बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑफिशियल डेफिनेशन आया है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, वो डेफिनेशन हम लिखेंगे, या तो बोल सकते हैं बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन आया है उसको हम लिखेंगे। रिलेशनशिप बैंकिंग क्या करता है, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग, क्या करता है, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, एनहेंस करता है किस चीज को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, किस चीज को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को एनहेंस करता है किसके साथ, किसके साथ, कस्टमर के साथ भैया, और किसके साथ करेगा, एनहेंस करेगा रिलेशनशिप को। आगे बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है, वाइंडिंग द, क्या करता है, वाइंडिंग द इंटर entrepreneurial entrepreneurial base and assist in rapid rate of इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या करता है, असिस्ट करने का काम करता है कौन, मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक ने क्या काम किया, हमें रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ने में हेल्प किया। इंजीनियर्स बैंक किसमें काम करता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अगर बात करें रिलेशनशिप बैंकिंग के बारे में, तो क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है, इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इन शॉर्ट क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसको याद करने के लिए पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरे लाइन को अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, आगे क्या है, इग्नियस बैंकिंग क्या करता है, डीलिंग इन, डील करता है किसमें, हुंडीज में, एंड एक्सेप्टेड ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्ट करता है किसको, डिपॉजिट को। इसे ऑपरेट करता है कौन, इसे ऑपरेट करता है कौन भाई, कौन भाई, कौन 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 बताएंगे आप। देखिए इग्नियस बैंकिंग कौन ऑपरेट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑपरेट करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल कौन हो गए, मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इग्नियस बैंकिंग क्या करते हैं, ओन करने का काम करते हैं, ऑपरेट करने का काम करते हैं। डेवलपमेंट बैंकिंग वो बैंकिंग हुआ जो कि क्या करता है, बिजनेस ऑफ कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट को में इंगेज होता है, क्या इंगेज इन बिजनेस कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट, मतलब भाई कैपिटल को मैनेज करने में हेल्प करता है, इसलिए क्या होता है, डेवलपमेंट बैंकिंग इसे कहता है, क्योंकि कैपिटल को अगर तुम मैनेज कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा फॉर्म आसानी से डेवलप करेगा, और इसीलिए इसको बोला गया क्या, डेवलपमेंट बैंकिंग। चैन बैंकिंग क्या होता है, चैन बैंकिंग इज अ बैंकिंग इन विच थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा क्या होता है, थ्री और मोर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली चार्टेड बैंक होता है, थ्री और मोर इंडिपेंडेंटली चार्टेड बैंक्स आर controlled by
सेम ग्रुप और इंडिविजुअल क्या होता है, 3 से ज़्यादा चार्टर्ड बैंक होते हैं तो ये कंट्रोल किया जाता है सेम ग्रुप्स के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा। आगे ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ऑफशोर बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, इसमें क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते हैं। आगे क्रॉस पेमेंट बैंक क्या होती है, बैंक सॉरी क्रॉस पेमेंट बैंक पूछा गया था। बैंक जो कि क्या करे, बैंक दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसको, स्मॉल डिपॉजिट को, एंड प्रोवाइड करता है क्या, और प्रोवाइड करता है डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को, पेमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे क्रॉस बैंक पेमेंट बैंक में हमारे आगे क्या, एयरटेल फेयर आ गई। सर एयरटेल तो लोन भी प्रोवाइड करता है, एयरटेल लोन क्या करता है, दूसरे बैंकों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या है, दूसरे बैंकों के साथ दूसरे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करता है। इसलिए एयरटेल क्या है, क्रॉस बैंक पेमेंट बैंक है। ठीक है, क्रॉस पेमेंट बैंक है क्योंकि बैंक डाटा से स्मॉल डिपॉजिट एंड प्रोवाइडर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। आगे आगे क्या है, करेंसी बैंक है। अब बैंक दैट इशू करेंसी, वो बैंक जो कि करेंसी को इशू करे उसी को बोलते हैं करेंसी बैंक। आगे फॉरेन बैंक क्या होती है, बैंक डाटा एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, वो बैंक जो कि एस्टेब्लिश हुई है कहाँ पे, इंडिया के बाहर, लेकिन ऑपरेट कर रही है कहाँ पे, इंडिया में। हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसके मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले ऐसा कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप ये सारे बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इसको क्या करोगे, हाईलाइट कर लोगे येलो मार्क्स से कि ये सारे बैंकिंग आपके एग्जाम में आए हैं, आप सारे बैंकिंग को अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, आगे चलेंगे किसके ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अच्छा, आप अभी तक जितना भी स्लाइड पढ़े, आपने 5 या 6 स्लाइड पढ़ चुके हैं। आप ये देखिए कि हर स्लाइड में हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो आपको ये लेक्चर खाली लेक्चर नहीं होता, हम आपको ये लेक्चर के दौरान आपको पीवाईक्यू भी एक तरफ से सॉल्व करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। जो आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आप उसके थ्योरी को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसको याद करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ हम आपको यही हमारे एक ही लेक्चर में दे देते हैं। तो यही तो हमारा खासियत है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप हमसे पढ़िए और देखिए आपका जेआरएफ निकलता है कि नहीं। आगे चलेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आई, कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या फैक्ट है इसके रिलेटेबल, सबसे इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती है कब, 1 अप्रैल, बैंकर ऑफ बैंक भी इसे कहा जाता है, लेकिन कब आई है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई आई थी, और इसके बारे में बार बार बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो आरबीआई ने वर्क किया था सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा ने, और आरबीआई ने वर्क किया था सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी। तो बर्मा ने बर्मा, हाँ ठीक है, बर्मा है, बुलना नहीं था, बर्मा था, हाँ। तो बर्मा में कब तक काम किया, 1947 तक काम किया, और पाकिस्तान की बात करें तो 1948 तक पाकिस्तान के लिए काम किया। फीचर रिलेटेड टू आरबीआई मतलब फेमा, ठीक है, फीचर रिलेटेड टू आरबीआई और फेमा, आरबीआई के रिलेशन में फेमा में क्या फीचर, मतलब फेमा में कौन कौन से फीचर्स के या कौन कौन से रोल प्ले करता है आरबीआई, इसके बारे में बात करेंगे। तो फेमा में क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है, फेमा प्रोविजन को, ठीक है, जो भी फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और क्या करता है, और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, किसको, फेमा एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करने का काम करता है किसको, फेमा एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखना है आपको। ये दोनों पॉइंट के साथ साथ एस्टेब्लिश भी आई है, आरबीआई वर्क एट द सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा भी आई है, आरबीआई वर्क एट द पाकिस्तान भी आई है। और अगर फीचर रिलेटेड टू आरबीआई और फेमा की बात करें तो इसके बारे में पूछा गया कि एग्जीक्यूट करता है फेमा प्रोविजन को, और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। आगे
बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, कौन कौन से फंक्शंस है आरबीआई के, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन क्या है, बैंक ऑफ इशू। दैट मीन्स क्या करता है, ये करेंसी को इशू करने का काम करता है, इसलिए इसको बैंक ऑफ इशू कहा जाता है। बी, ये नहीं कि इशू क्रिएट करता है इसलिए बैंक ऑफ इशू कहा जाता है, नहीं भाई, ये क्या करता है, करेंसी को इशू करता है इसलिए बैंक ऑफ इशू कहा जाता है। ठीक है। प्रिस्क्राइब करता है किसको, प्रिस्क्राइब करता है ब्रॉड पैरामीटर। अब ये ब्रॉड पैरामीटर किसको प्रोवाइड करता है, ब्रॉड पैरामीटर प्रोवाइड करता है किसे, बैंक को ब्रॉड पैरामीटर देता है। आगे सी क्या हो सकता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, लेंडर फॉर अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो आप इसी के पास आते हो पैसा लेने के लिए। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता है, रिजॉर्ट होता है। ओके। ई, अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो हमने क्या बोला, बैंक ऑफ इशू होता है। ठीक है, ठीक है, ये इशू करने का काम होता है, प्रिस्क्राइब करता है ब्रॉड पैरामीटर, बैंक्स को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि बैंक का एक तरफ से ये क्या है, बैंक का एक तरफ से फादर है जो कि सारे काम करने का हेल्प करता है, बैंक को डायरेक्शन, बैंक को कंट्रोल, बैंक के लिक्विडेशन को कंट्रोल, सब कुछ करता है। लेंडर्स होता है, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, इसके पास ही लास्ट में आते हैं अगर कोई भी काम अटकता है, जैसे हम लोग पापा के पास जाते हैं कोई भी काम अटकता है, वैसे ये भी क्या करता है, कोई भी काम अटकता है तो लोग इसी के पास आते हैं, मतलब सारे बैंक इसी के पास आते हैं। ठीक है। और क्या होता है ये होता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी इसे कहा जाता है। और क्या काम करता है, और क्या काम करता है, कस्टडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का भी कस्टडियन इसे कहा जाता है। प्रमोशनल और डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई, कुछ प्रमोशनल और कुछ डेवलपमेंट रोल आरबीआई के। ठीक है, कुछ ऐसे रोल जो कि प्रमोट किए जा सके, कुछ ऐसे रोल जो कि डेवलप किए जा सके आरबीआई में, ये कुछ ऐसे रोल अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या है, आरबीआई की डेवलपमेंट रोल में क्या आता है, पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जैसे आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब पेमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया है। बी क्या है, सपोर्ट करता है किसे, नेशनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट रोल में क्या करता है, सपोर्ट करता है किसे, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। तो पहला क्या हुआ, पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड करता है, और सेकंड क्या हुआ, सपोर्ट करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। आगे चलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे मैनेज किया जाता है, ऑलरेडी हम लोग इस चीजों को पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी बात करेंगे, लेकिन उतना डीप नहीं बात करेंगे जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ के बहुत ही डीप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाना था, उतना डीप नहीं जाएंगे, बस एक लिमिट तक, ताकि जितना आपसे इस चैप्टर में पूछा गया उतना ही कवर करें। उसमें क्या था, उसमें बहुत डीप था चीजें, इसलिए हमने डीपली कवर किया। इसमें क्या है, चीजें बहुत ऊपर ऊपर है, तो चीजें हम लोग बहुत ऊपर ऊपर कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये बार बार एग्जाम में आए हैं, बार बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पेमेंट सर्विस, सपोर्ट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये भी बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। देख रहे हैं आप, जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ सब कुछ आपको एग्जाम में आया, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं नोट्स आपके लिए बना के लाता हूँ ताकि आपको वो बहुत ही ज्यादा इलेवेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये ना हो कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूं और वो आपके एग्जाम में आए नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पता ही नहीं लग रहा है, बस पढ़ते चले जा रहे हो, कोई हवा ही नहीं है उस चीज से। तो हर चीज का एक लिमिट होता है, तो पढ़ाई का भी एक लिमिट होता है, वो आपको समझना होता है, और वो टर्म समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और वही समझ के हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर ली है। मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है, पॉलिसी अडॉप्टेड बाई, पॉलिसी अडॉप्टेड बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर पाए इसके ऊपर, ताकि वो कंट्रोल कर पाए मनी सप्लाई को, ताकि वो कंट्रोल कर पाए कैसे, मनी सप्लाई को एंड क्रेडिट को इन द इकोनॉमी, किसमें, इन द इकोनॉमी, कंट्रोल कर पाए क्रेडिट को और मनी सप्लाई को, किसमें, इकोनॉमी में। इसी को बोलते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम टूल्स की बात करते हैं तो दो तरह के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और एक क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल होते हैं, और फिर आता है क्या, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, इसमें आता है क्या, रेपो रेट,
ठीक है। फिर क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट। फिर क्या आता है, CRR। फिर क्या आता है, SRR। फिर क्या आता है, बैंक रेट। फिर क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं वहीं पे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में, तो क्वालिटेटिव टूल्स में कौन कौन से आते हैं, तो क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आते हैं, बी, और क्या आता है, मोरल सुएशंस आते हैं। फिर क्या आता है, क्रेडिट रेशनिंग आता है। फिर क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन भी इसी में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में ही आता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन इसके, ठीक है। एक क्या करता है, आरबीआई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट लिक्विडेशन को कंट्रोल करने के लिए, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का भी यूज किया जाता है मार्केट के लिक्विडिटी को ही कंट्रोल करने के लिए। लिक्विडिटी को ही कंट्रोल करता है, लेकिन लिक्विडिटी को क्या करता है, लार्ज अमाउंट में कंट्रोल करता है ना। अगर लार्ज अमाउंट में लिक्विडिटी है तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का यूज किया जाता है। ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2004 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ MSS के बारे में, तो एब्जॉर्व करता है क्या, वही जो हमने बोला, सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करता है। कैसे, फ्रॉम कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो करके अपने अंदर सोख के अपने पास ले लेता है जितने भी कैपिटल्स होते हैं, और सिक्योरिटीज को इशू कर देता है। लिक्विडिटी वही चीज, एब्जॉर्व थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे, और कुछ फंड भी रख लेता है अपने MSS अकाउंट में, और ये एकदम गवर्नमेंट से अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी एक्सपेंडिंग नहीं होती, ये अकाउंट आरबीआई के पास होता है, और आरबीआई इसको अपने हिसाब से यूज करती है इकोनॉमी के लिए। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होना एक्सचेंज में क्यों ये होता है, ताकि क्या कर पाए, वो इन्फ्लुएंस कर पाए किस चीज को, इन्फ्लुएंस कर पाए किस चीज को, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्सचेंज रेट में क्या करती है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करने का काम करती है, मतलब बाय और सेल करती है फॉरेन करेंसी को। अब मेन रीजन क्या होता है, भाई पहला मेन रीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, पहला मेन रीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है वही डोमेस्टिक करेंसी को। दूसरा रीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है किस चीज को, ट्रेड फ्लो को, ठीक है, ट्रेड फ्लो को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और सी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मूथ करता है क्या, स्मूथन, सॉरी स्मूथन करता है किसको, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है किसको, सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, इसके कारण क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्मूथ होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है या घटता नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च हो जाता है किसके, सेंट्रल बैंक से। आरबीआई नोटिफाई एक क्रेडिटिंग एजेंसीज, आरबीआई नोटिफाई एक क्रेडिटिंग एजेंसीज कुछ होते हैं, जो आरबीआई नोटिफाई एक क्रेडिटिंग एजेंसीज होती हैं। तो आरबीआई एक क्रेडिटिंग एजेंसीज होती कौन है, ये क्या काम करती हैं, एक क्रेडिटिंग एजेंसी ये बताती है पर्सन एबिलिटी टू पे, पर्सन इस लोन को पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके एबिलिटी को बताने का काम करती है एक क्रेडिटिंग एजेंसी, पर्सन एबिलिटी टू पे। अब इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं, अगर हम एजेंसीज की बात करें तो सबसे पहले एजेंसीज होती है मेरा क्या, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, CRISIL लिमिटेड। फिर आता है क्या मेरा, ICRA लिमिटेड। फिर आता है क्या, CARE रेटिंग लिमिटेड। फिर आता है क्या, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। फिर आता है क्या, लास्ट मेरा, एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च,
तो ये कुछ क्या है, ये कुछ एक रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि क्या करती है कि पर्सन की एबिलिटी टू पे को बताने का काम करती है कि वो कब लोन, कैसे लोन और किस तरह से लोन चुका पा रहा है कि नहीं, या वो उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं उस लोन को चुकाने की। आगे कुछ फुल्ली ओन सब्सिडीज होती है आरबीआई की, मतलब जो 100% ओन की जाती है आरबीआई की तरह, उसी को बोलते हैं फुल्ली ओन सब्सिडीज। ये क्या होती है, 100% ओन की जाती है किसी तरह आरबीआई की तरह। अब ये कौन कौन सी सब्सिडीज है, अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्सिडी निकल के आता है क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म जानेंगे तो डी आई जी डबल सॉरी 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 डी आई सी जी सी जी आई सी जी सी। ठीक है, आगे क्या है, सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। हाँ बच्चा, यही है जहाँ से आपका बैंक नोट निकल के आता है, इसी को खरीद लीजिए और फिर तो आप करोड़ों में नहीं, पता नहीं कितने में कमाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर 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 करेंसी के पीछे एक रिजर्व होता है, उस रिजर्व का बहुत सारे काम होते हैं, इसके कारण उस रिजर्व को रखा जाता है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड। फिर क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। फिर क्या है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। फिर एक लास्ट क्या है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एक और सब्सिडरी ओन करती थी, इस टाइम पे नहीं कर रही है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक सॉरी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले। तो नेशनल हाउसिंग बैंक को भी फुल्ली ओन सब्सिडरी थी इसकी एक टाइम पे। और इस ये कब तक ओन की थी, 1987 में इसका फुल्ली ओन सब्सिडरी था। कब तक का तो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया। 1987 तक ये क्या था, नेशनल हाउसिंग बैंक क्या था, सब्सिडरी था आरबीआई का। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये फुल्ली ओन सब्सिडरी है। हाँ, ये फुल्ली ओन सब्सिडरी है आरबीआई का। अगर नॉर्मली पूछता है तो आप यही लिखोगे, अगर सन वगैरह नहीं लिखता है, डेट वगैरह नहीं लिखता है, तो आप इसको कंसिडर करोगे इसमें फुल्ली ओन सब्सिडरी। वैसे तो जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो आपके डायरेक्टली मैंने मेन मेन ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देखा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें अगर कोई भी होता है, मान लीजिए मे बी अगर ये दे देता है नेशनल हाउसिंग बैंक है कि नहीं, तो आप उसको करके आओगे हाँ ये है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड फुल्ली ओन सब्सिडरी। तो ये सब चीज़ों के बारे में पहले पूछ चुका है, सम फुल्ली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। बैंकिंग सेक्टर के कुछ रिफॉर्म हुए इंडिया में, कुछ बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ एनपीए मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे हुए, तो बैंकिंग सेक्टर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑफ इंडिया का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना उसकी एफिशिएंसी को, बेटर करना उसके रिस्क को, मतलब रिस्क को रिड्यूस करना, और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, ताकि लोगों का ट्रस्ट गेन हो पाए और हमारा बैंकिंग सेक्टर और एक भी बेहतरीन तरीके से उभर के आए। बेसल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बेसल नॉर्म का मतलब होता है क्या, एड क्या करना, टू बेसल नॉर्म क्या करता है, बेसल नॉर्म इंश्योर करता है किस चीज को,
एक एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल को कवर करना ताकि रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इंश्योर करता है क्या? एडुकेट एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन बाय बैंक। बैंक जो कहता है कि एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा। अगर ये मेंटेन किया जा रहा है तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और रिस्क रिड्यूस रहेगा। फिर आता है बेस वन। बेस वन क्या करता है, ये बोलता है मेंटेन करना मिनिमम कैपिटल को ताकि सारे तरीके से क्रेडिट रिस्क को कवर किया जाए। ये बात करता है बेस वन मेंटेन जैसे मिनिमम कैपिटल। ये बात करता है मेंटेन करना मिनिमम कैपिटल को भाई, ताकि रिस्क वगैरह रिड्यूस रहे। अगर हम बात करें तो बेसल वन का पहला फीचर होता है CAR, जो कि बहुत ही ज़्यादा उभर से आता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि किसमें हेल्प करता है, जो कि हमें बताता है कि ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता है जो कि क्या करता है, जो कि हमें बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि बात करता है किसके ऊपर, जो कि बात करता है किसके ऊपर, कैपिटल एडुकेट अमाउंट में कैपिटल है कि नहीं बैंक के पास लॉस को कवर करने के लिए, इसके ऊपर बात करता है। तो बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल मतलब मिनिमम कैपिटल कैपिटल टू कवर लॉस, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या एब्सॉर्ब लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो CAR इक्वल टू होता है क्या, CAR इक्वल टू होता है टायर वन कैपिटल, टायर टू कैपिटल, और हमारा प्लस हो जाता है रिस्क फ्री एसेट, और इनटू हो जाता है क्या 100। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ CAR के बारे में। कंपोनेंट ऑफ CAR में सबसे पहले आता है क्या, टायर वन कैपिटल। टायर वन कैपिटल कोर कैपिटल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है लॉस को, कैपिटल कोर कैपिटल विच एब्जॉर्ब लॉसेस। ये इसका मतलब क्या है, कोर कैपिटल कौन हुआ, ये हमारा हुआ इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट, परपेचुअल डेब्ट। अगर वही बात करें तो टायर टू कैपिटल क्या होता है, टायर टू कैपिटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, मतलब एडिशनल कैपिटल इन्हें माने जाते हैं। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ सप्लीमेंट्री कैपिटल, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो ये होता है क्या, रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट। और यही हमारा थर्ड कंपोनेंट भी है क्या, वेटेड एसेट। एसेट वेटेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क और कॉल्ड द रिस्क वेटेड एसेट। जब एसेट को वेट किया जाता है रिस्क के अकॉर्डिंग तो उसी को बोलते हैं क्या, रिस्क वेटेड एसेट। अब रिस्क कंसीडर्ड इन CAR, तीन तरह से रिस्क को कंसीडर किया जाता है CAR में। ठीक है, रिस्क को तीन तरह से कंसीडर किया जाता है CAR में, कौन कौन सा होता है, पहला होता है कि क्रेडिट रिस्क, दैट मीन सामने वाला डिफॉल्ट ना कर दे, ये वाला रिस्क हमसे होता है। ठीक है, सेकंड होता है मार्केट रिस्क, कि मार्केट उछल पुथल ना आ जाए, इन्फ्लेशन रिसेशन ना आ जाए, जिसके कारण मार्केट दिक्कत आने लगे, जिसके कारण हमारा मार्केट में सामान ना बिके। ऑपरेशनल रिस्क मतलब जहाँ से सामान बन रहा है वहीं पे कहीं फ्रॉड या एरर्स ना हो जाए। तो ये तीन टाइप के रेशियोज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या बेसल टू 2004। बेसल टू 2004 क्यों आया, ये और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क था, more comprehensive risk framework था than the basic one, more comprehensive risk framework था। अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे हमने बात किया टायर वन टायर टू, और कहीं ना कहीं एक और रिस्क वेटेड एसेट के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या पिलर्स के बारे में बात करते हैं। तीन तरह के पिलर्स होते हैं। पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होगा जिसके कारण आप लॉस को एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो मिनिमम कैपिटल हो रहा है कि नहीं, वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, उसको सुपरवाइजर किया जाएगा। ये करेगा कौन, ये करेगा आपका कौन, ये करेगा आपका RBI, सुपरवाइजरी रिव्यू। ठीक है, और फिर मार्केट डिसिप्लिन लास्ट में आता है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन को बताना
डिस्क्लोज करना ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे। मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट किया जाएगा, एक मिनिमम कैपिटल रखा जाएगा ऑफ करने के लिए, उसको सुपरवाइजरी रिव्यू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और मार्केट डिसिप्लिन रखा जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बन सके और कस्टमर ट्रस्ट कर सकें आपके ऊपर। आगे बेसल 3 2008 आता है। बेसल 3 2008 की अगर हम बात करें तो ये कब आया? ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आया था। कब आया था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आया था। अब इसमें क्या आता है? इसमें हम लोग बात करते हैं मेनली इसका एक फीचर होता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या होता है? इट इज अ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड अंडर बेसल 3 टू इंश्योर बैंक हैव स्टेबल लॉन्ग टर्म फंडिंग। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या करता है? इंश्योर करने का काम करता है कि बैंक के पास एक स्टेबल लॉन्ग टर्म फंडिंग हो। कि ये ना पता चले कि बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं बचा है कि वो अपने जो भी डिपॉजिटर जो मनी डिपॉजिट किए हैं उनको वापस दे सके, क्योंकि कहीं न कहीं वो सारे पैसे को क्या किए हैं, बाँट दिए हैं। किसको? लेंडर्स को बाँट दिए हैं, इन्वेस्टर्स को बाँट दिए हैं। देखिए अंडर बेसल 3 बैंक मेंटेन सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बैंक मेंटेन करता है बेसल 3 के अंदर, ठीक है? अगर हम बात करें तो 2 तरीके से मेंटेन करता है, एक बेसल नॉर्म्स होता है, एक इंडियन रिक्वायरमेंट्स होता है। ये 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 2 स्टैंडर्ड होते हैं। और वो एक स्टैंडर्ड होता है बेसल नॉर्म्स और इंडियन इकोनॉमी। बेसल नॉर्म्स मतलब जो वर्ल्ड में माना जाता है वो 8% माना जाता है और इंडिया में 12%, क्योंकि इंडिया हरदम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ज़्यादा लेके चलता है ताकि वो सेफर साइड रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में कुछ हम लोग ने बात किया। तो ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के बारे में भी बात हमने करेंगे और ये हमारे एग्जाम में आया है। आगे अगर हम बात करें तो पिलर्स के बारे में पूछा गया है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन के बारे में, तीनों पिलर के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो फिर क्रेडिट रिस्क के बारे में, मार्केट रिस्क के बारे में, ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पूछा गया है। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ बेटर नॉर्म्स बहुत थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट, हाँ, तो बेसिक नॉर्म्स क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इसे क्या करना है? अच्छे से याद करके रखना है। इसका हर एक पॉइंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम चलेंगे, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज करना रिस्क को, मतलब रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना, रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना, मॉनिटर करना और उसके हिसाब से स्टेप लेना ही क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? तो कोई भी एसेट क्या हो, 90 दिन के ऊपर ओवरड्यू हो, जब कोई भी एसेट 90 दिन के ऊपर ओवरड्यू हो, दैट मीन्स कि जब कोई भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवरड्यू हो, ओवरड्यू हो, कब? मोर देन 90 डे। जब कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू हो मोर देन 90 डे, तो उसी को बोलते हैं क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट कहते हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू होता है 90 दिन से ज़्यादा का। आगे हम बात करेंगे क्या फाइनेंशियल मार्केट एनी पॉलिसी वेयर सिक्योरिटी ट्रेड, अगर कोई भी पॉलिसी जहाँ पे सिक्योर, सॉरी, तो बात करेंगे 7.5 के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ऊपर तो मैंने बात नहीं किया, सॉरी। तो 7.5 के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? कोई भी पॉलिसी जहाँ पे क्या हो, सिक्योरिटी का ट्रेड किया, कोई भी प्लेसेस, सॉरी पॉलिसी नहीं, कोई भी प्लेसेस जहाँ पे सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल मार्केट उसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले मेरा आता है क्या? मनी मार्केट। मनी मार्केट होता है जहाँ पे हम लोग क्या शॉर्ट टर्म फंड को ट्रेड करते हैं। मनी मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड के साथ ट्रेड करते हैं। ये अप टू 1 ईयर का होता है, मतलब 1 ईयर से छोटे का जितने भी ट्रेड होते हैं वो मनी मार्केट के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस हमारा क्या है? इसका पर्पस है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करना, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करना, मतलब जो छोटे-मोटे लिक्विडिटी नीड्स है उसको पूरा करना और क्या करना? और हमारे मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मतलब जो हमारे फाइनेंस है उसको मेंटेन करना। जब इसको शॉर्ट टर्म अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो इसको मतलब लॉन्ग टर्म पे हम फोकस कर पाएँगे। अगर शॉर्ट टर्म में मेंटेन नहीं हो रहा है तो लॉन्ग टर्म पे क्या फोकस करेंगे? इसके कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे होता है ट्रेज़री बिल,
ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी होते हैं जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी, ठीक है? फिर आता है क्या मेरा? फिर आता है मेरा क्या? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटर्न किया जाता है, जो कि कमर्शियल बिल कमर्शियल बिल क्या होता है? कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिटन प्रॉमिस और ऑर्डर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक रिटन प्रॉमिस और ऑर्डर भी होते हैं जो कि एक्सचेंज करने में हमें हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो कमर्शियल बिल क्या होता है? एक रिटन प्रॉमिस ऑर्डर जो कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। वही ट्रेजरी बिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज होता है। आगे अगर हम बात करें तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर भी एक तरह से कमर्शियल नोट्स होते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है? एक टाइप के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जो कि नेगोशिएबल होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है? बाय एंडोर्समेंट, और इसको डिलीवर किया जाता है एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद। आगे अगर बात करें तो इंटर बैंक कॉल मार्केट भी आता है इसी में। क्या आता है? इंटर बैंक कॉल मार्केट। तो इंटर बैंक कॉल मार्केट क्या होता है? इंटर बैंक कॉल मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होता है जो कि अलाउ करता है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो बोरो और लेंड कर पाए मनी को इंटर बैंक करके, मतलब जो भी बैंक है उससे क्या कर पाए? बोरो और बोरो मनी कर पाए, ठीक है? इंटर बैंक कॉल मार्केट क्या होता है कि एक ही कॉल पे मतलब इमीडिएटली कैश का प्रबंध कर देता है इंटर बैंक में, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक, ठीक है? एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है? मनी को अरेंज करना ही क्या कहते हैं? इंटर बैंक कॉल मार्केट कहते हैं, ठीक है? ट्रेजरी बिल हम लोग जान लिए, कमर्शियल बिल जान लिए, कमर्शियल पेपर जान लिए, इंटर बैंक कॉल मार्केट जान लिए। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा फाइनेंशियल मार्केट है जो कि बहुत ही सिंपल था। अब आगे हम लोग चलेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? स्टेप टेकन टू डेवलप मनी मार्केट इन इंडिया। कौन कौन से स्टेप लिए गए ताकि मनी मार्केट को डेवलप किया जा सके? तो बहुत सारी चीज़ों का स्टेप लिया गया। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? इंट्रोडक्शन किया गया किसका? कमर्शियल पेपर का, ताकि मनी मार्केट ताकि मनी मार्केट बढ़ पाए। इसके लिए कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में। 1990 में, ठीक है? आगे फिर इंट्रोडक्शन किया गया किसका? फिर इंट्रोडक्शन किया गया किसका? वीज एंड मीन्स एडवांस का। वीज एंड मीन्स एडवांस का, जिसे हम लोग ने बोला क्या? जिसे हम लोग ने बोला WMA, जो कि आया कब? ये आया 1997 में। आगे अगर हम बात करें तो फिर इंट्रोडक्शन किया गया किसका? IRSS का, इंटरेस्ट रेट स्वैप सिस्टम का, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1999 में। फिर डी था हमारा क्या? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया कब? इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में। फिर आता है हमारा RTGS को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि होता है क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया 2004 में। तो ये कुछ चीजें थी जो कि ये कुछ स्टेप था जो कि लिया गया कब? मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, सॉरी, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इंटर बैंक कॉल मार्केट, स्टेप टेकन टू डेवलप मनी मार्केट इन इंडिया। कौन कौन से स्टेप लिए गए? ये सारे स्टेप को आप अच्छे से पढ़ लोगे क्योंकि ये सारे स्टेप क्या हुए हैं? एग्जाम में आ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? आगे हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट डील करता है किसमें? लॉन्ग टर्म फंड के साथ। ये क्या होता है? मोर देन 1 ईयर के साथ डील करता है, मतलब जिसकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर की होती है, उसके साथ डील करता है। अगर हम बात करें तो इसके की फीचर्स कौन-कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में, तो इसके की फीचर्स में क्या आते हैं? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है? कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि क्या करे? सेबी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल करती है। वो इसका फीचर्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कंट्रोल करती है। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है यूटिलिटी इंटरमीडिएरीज, यूटिलिटीज
इंटरमीडियरीज, जो कि क्या होता है, जो कि जैसे ब्रोकर्स हो गए, ये तो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं। मर्चेंट बैंकर्स हो गए, यही हमारे इंटरमीडिएट्स इसमें आते हैं। आगे क्या करते हैं, ये क्या है, एक लिंक है बिटवीन किसके किसके बीच में, इन्वेस्टर और सेवर के बीच में, इन्वेस्टर एंड सेवर्स के बीच में। आगे ये क्या होता है, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसके फीचर्स भी बार बार पूछे गए हैं, एग्जैक्ट लाइन पूछे गए हैं जो मैं आपको लिखवाया हूँ, तो आप ये एग्जैक्ट लाइन अच्छे से समझ के याद रखें। ओके, आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो मार्केट होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे कैपिटल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है मनी को बाय इशूइंग सिक्योरिटी, मतलब मनी को बोरो करती है, मनी को लोन के तौर पे लेती है, इशू करके इसको सिक्योरिटी को क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, लोग बोरो करते हैं मनी को, बोरो मनी बाय टेकिंग, क्या लिखिए, बाय टेकिंग इशूइंग सिक्योरिटी, इट इशूइंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज को लेके ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी को इशू करके क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी, बोरो को नहीं करते हैं मनी, बोरो करते हैं मनी सिक्योरिटीज को इशू करके। आगे कैपिटल रेशनिंग क्या होता है, कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट कर देना अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट ऑफ फंड को क्या करना, लिमिट कर देना, मतलब अपने कैपिटल को हम लिमिट कर देते हैं, अब उसको बढ़ाते नहीं है ज़्यादा, हम बोलते हैं नहीं नहीं हमें इतना ही कैपिटल चाहिए, अब हम कोई नई इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे कंपनी में। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिमिट द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, लिमिट द जो अवेलेबल है मार्केट में, कि नहीं आप अभी ले सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हो, नहीं हम बोलते हैं नहीं हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे, तो लिमिट द फंड, लिमिट करते हैं फंड क्या अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, लिमिट करते हैं वो फंड जो कि क्या हो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। ओके, क्या मेजर फैक्टर जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग टू मेजर फैक्टर लीडिंग टू कैपिटल रेशनिंग, मतलब क्या मेजर फैक्टर जिसके कारण हम लिमिट कर देते हैं कैपिटल रेशनिंग को, या लिमिट कर देते हैं कैपिटल को, तो इसका मेजर फैक्टर है क्या, इम्परफेक्शन कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट परफेक्ट नहीं होती है, कभी बहुत तेजी से इन्फ्लेट कर सकती है, बूम कर सकती है, कभी बहुत तेजी से रिसेट कर सकती है, बैठ सकती है, इसके कारण हमें डर होता है कि मार्केट हमारी बढ़ेगी नहीं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, मनी को नहीं लेते हैं। आगे आगे इनएबिलिटी टू मैनेज, हमें ये लगता है कि मान लीजिए मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन हमारे आगे आने वाले समय में कोई और मैनेज नहीं कर पाएगा इतने सारे फंड को, तो हम बोलते हैं नहीं हम यहीं पे बिजनेस को रोक देंगे। आगे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट टू इक्विटी शेयर्स बेस फॉर फियर ऑफ लॉजिंग कंट्रोल, हमें ये होता है कि अगर हम नए फंड लेंगे तो इक्विटी को लिक्विडेट करना होगा, लिक्विडेट करेंगे तो हमें क्या होगा, कंपनी के कंट्रोल हमसे लूज कर देंगे, इसलिए भी हम इसको लिक्विडेट नहीं करते हैं। आगे है, अगर मार्केट इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है तब भी हम इसको लिक्विडेट नहीं करते हैं, सॉरी तब भी हम नहीं लेते हैं नए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मार्केट वही मे बी इन द केस अगर वो बढ़ जाती है और ये घट जाती है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मार्केट इन्फॉर्मेशन का सही जानकारी ना होने के कारण भी हम लोग क्या कैपिटल रेशनिंग करते हैं, हम लोग वहाँ पे अपने कैपिटल को बढ़ाते नहीं है। एट द एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटल पहले से ही अवेलेबल है, तब भी हम अपने कैपिटल को नए इन्वेस्टमेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी क्या होता है, अगर हम बात करें सेबी, तो सेबी क्या है, मेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी, सॉरी
कुछ मैसेज आ गए थे, 1 मिनट रुकिए। क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। क्या होता है? इस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होता है? सेबी होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट आर कॉल्ड द सेबी। ठीक है, आगे हम बात करें तो इशू हुआ सेबी कब? 2009 में सेबी को इशू किया गया था। ठीक है, अच्छा सेबी के द्वारा क्या इशू किया गया 2009 में? सेबी के द्वारा इशू किया गया 2009 में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन एंड एंड बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया हम एटलीस्ट उसको याद रख सकते हैं। इसलिए हम वो सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, ताकि अगर फिर से उसमें से क्वेश्चन बदल के आए या मॉडिफाई करके आए तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। आगे, सेबी रेगुलेशन इन ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। सेबी का रेगुलेशन होना ईयर ऑफ इनैक्टमेंट मतलब सेबी कैसे-कैसे रेगुलेट करती है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। सबसे पहले बायबैक ऑफ सिक्योरिटी आई, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी आई बाय लिस्टेड कंपनी कब आई है? 1998 में है। ठीक है, अच्छा सेबी कब आया? सेबी आया कब मेरा? 1998 में एस्टेब्लिश होता है सेबी। अच्छा, बैक ऑफ सिक्योरिटी आई कब? 1998 में। फिर अगर हम बात करें तो फिर रहता है क्या? इंटरमीडियरीज रेगुलेशन आई, ये कब आई? ये मेरा आया 2008 में। फिर क्या आई? आईसीडीआर आया, आईसीडीआर रेगुलेशन आया, ये कब आया? 2009 में आया। फिर क्या आया? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया, ये कब आया? ये 2014 में आया। फिर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आई कि जो कंपनी है उसको लिस्ट कर देना, और इसके बारे में बात की गई कब? 2015 में बात की गई। आगे, सेबी रेगुलेटर सुपरवाइज सिक्योरिटी थ्रू। सेबी रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है सिक्योरिटी किसके किसके थ्रू? रेगुलेशंस के थ्रू। ठीक है, रेगुलेशंस के थ्रू, रूल्स के थ्रू, फिर गाइडलाइंस के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू और ऑर्डर्स के थ्रू। इसके थ्रू क्या करता है? सेबी रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है किसे? तो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी को। सेबी रेगुलेट करता है ईयर ऑफ इनएक्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, इसके बारे में बात की गई थी। और कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे। कुछ टेक्निक जैसे पोलिंग टेक्निक, फाइनेंशियल हेज, नेचुरल हेज और नेटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोलिंग क्या होता है। होल्डिंग और मैनेजिंग ऑफ कैश, होल्ड या मैनेज करना कैश को, होल्डिंग एंड मैनेजिंग कैश और कॉल्ड पुलिंग। आगे, फाइनेंशियल एज क्या होता है? बोरोइंग एंड लेंडिंग इन टू डिफरेंट करेंसी। तो हम लोग क्या बोरो करते हैं एंड लेंडिंग करते हैं, जैसे दो डिफरेंट करेंसी को, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल हेज कहते हैं। रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू लेंडिंग एंड लैगिंग आर कॉल्ड नेचुरल हेज। तो हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, किसके थ्रू? लेंडिंग एंड लेगिंग के थ्रू, थ्रू लीडिंग एंड लेगिंग, थ्रू लीडिंग एंड लेगिंग और लीडिंग के थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, तो उसे बोलते हैं नेचुरल हेज। नेटिंग क्या होता है? सेटिंग अप अ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अ नंबर ऑफ कंट्री। प्रोडक्शन फैसिलिटी को नंबर ऑफ कंट्री में रखना ही क्या होता है? मेरा नेटिंग कहलाता है। सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी, जैसे जैसे आपका एप्पल्स करते हैं ना जी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट करता है, अपने अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट को अलग अलग कंट्री में रखता है, इसी को कहते हैं क्या? नेटिंग कहते हैं। ठीक है, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन नंबर ऑफ कंट्री, इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी को रखना है नंबर ऑफ कंट्री में। आगे 7.6 की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बारे में बात करेंगे।
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, किस तरह डेवलप किया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या होता है, ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करने का काम करता है? मोबिलाइज़ करता है सेविंग को, मोबिलाइज़ करता है किसे? मोबिलाइज़ करता है सेविंग को, और क्या करता है? एलोकेट करता है फंड टू, एलोकेट फंड टू प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर में क्या करता है? अपने फंड को लगाता है। प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या करता है? अपने फंड को लगाने का काम करता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना, मतलब क्या करना? मतलब हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं। मतलब अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग टाइप के क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, ताकि हम क्या कर पाएँ? डिफरेंट सेक्टर्स को या डिफरेंट इंडस्ट्री को क्या कर पाएँ? डेवलप कर पाएँ। आगे करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है? बैंकिंग लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक्चुअल में ये बैंक नहीं होती, बस हाँ, बैंक की तरह बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे डिमांड डिपॉजिट करना, चेक ड्रॉन करना, और लोन, क्रेडिट, लीजिंग, हायरिंग, ये सब के ऊपर बात करती है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, तो इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे? अगर हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके टाइप्स के बारे में, तो कौन कौन से इसके टाइप्स होंगे? तो इसके टाइप्स होंगे क्या? एसेट फाइनेंस कंपनी, एसेट को फाइनेंस करने वाली कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो भी एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो एसेट फाइनेंस कंपनी करती है। लोन कंपनी जो कि लोन प्रोवाइड करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। एक होती है इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए ही खाली पैसा देती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसे कहा गया। फिर आता है हमारा क्या? फिर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये कुछ फाइनेंस कंपनी होती है। आगे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल का फंड क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट दैट पुल मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटी लाइक शेयर, बॉन्ड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होता है जो कि पुल करता है मनी डिफरेंट इन्वेस्टर से। ठीक है, एक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है जो कि क्या करेगा? पुल करेगा मनी को, कहाँ से? डिफरेंट इन्वेस्टर से, और उसको क्या करेगा? उस फंड को क्या करेगा? डाइवर्सिफाइड कर देगा। उस फंड को डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करेगा। तो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करेगा? बहुत जगह इन्वेस्ट करता है। जैसे आपका शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं एमएफ के अंदर? अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये कौन-सा इंस्टीट्यूशन है? नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आगे इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी। अच्छा, फिर आता है क्या हमारा? पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड क्या होता है? ये कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयी के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ताकि रिटायरमेंट बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं सम मनी फ्रॉम हिज सैलरी, कुछ मनी उनकी सैलरी से, ताकि वो क्या कर पाए? रिटायरमेंट बेनिफिट को ले पाए। आगे क्या आता है? आगे आता है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं इंडिया में, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं इंडिया में। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल रेगुलेटर के बारे में, आरबीआई आती है, सेबी आती है। आरबीआई 1935 में, सेबी आई 1988 में। फिर हमारा क्या है? फिर आईआरडीआई है,
IRDAI आती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1999 में आई। ये भी क्या होता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ही है। और फिर आता है क्या हमारा, फिर आता है PFRDA। ये क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन फंड को रेगुलेट करने का काम करती है। ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करती है, सिक्योरिटी मार्केट को, ये बैंक को। फिर आता है क्या, इंसॉल्वेंटी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए भी एक अलग से बोर्ड बनाया है, जिसे बोला गया इंसॉल्वेंसी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, 2016 में ये है। आगे हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थी, किस तरह फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब सबसे पहले होता है क्या, कि इफिशिएंसी को बेटर करना, फाइनेंशियल सेक्टर की इफिशिएंसीज को बेटर करना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और क्या करना, ये दोनों चीजों को इम्प्रूव करना, फ्लेक्सिबिलिटी इसको बढ़ाना, ताकि क्या हो पाए, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा क्या हो पाए, डे टू डे इम्प्रूव कर। आगे अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, तो कुछ हाँ, तो कुछ मेजर रिफॉर्म्स आते हैं इसमें। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो कुछ मेजर रिफॉर्म्स आते हैं। जैसे पहला रिफॉर्म्स आता है क्या, एक आता है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, जो कि दिया गया किसके द्वारा, नरसिम्हा कमेटीज के द्वारा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आता है पहला, जो कि दिया गया किसके द्वारा, नरसिम्हा कमेटी के द्वारा। कमेटीज के द्वारा 1991 में सबसे पहला आता है नरसिम्हा कमेटी 1, और फिर आता है नरसिम्हा कमेटी 2, जो कि 1998 के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है क्या मेरा, सबसे, जो कि अरे यार, जो कि इसके बारे में बात करते हैं 1998 के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा 1991 में है, फिर दूसरा हमारा 1992 में है। सेकंड क्या आता है, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात आती है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात आती है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म एस्टेब्लिश किया गया सेबी के द्वारा 1992 में। और फिर आता है हमारा क्या, इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म के बारे में बात आती है। इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म मतलब इंटरेस्ट रेट को भी कुछ नई इंटरेस्ट रेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। एडमिनिस्ट्रेशन को हटाया गया और नए एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया, ताकि ताकि जो भी इंटरेस्ट रेट रेगुलेट हो रहा है वो बेटर और फ्लेक्सिबल तरीके से रेगुलेट किया जा सके। और बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट को भी बेटर किया गया, जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अच्छा, वैसे तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन भी नहीं किए हैं, क्योंकि इससे कभी कोई क्वेश्चन बने नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए कोई भी तरह का इम्पोर्टेंस नहीं रख पाता हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है। इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर एक अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को इंश्योर करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है क्या, इंश्योरिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हम बात करें टेंडेंसी एंड डिस्पोज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कौन से टेंडेंसीज होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो यही यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। हम फाइनेंशियल सर्विसेज को यूनिवर्सल एक्सेस दे पाए, यही एक टेंडेंसी है जो कि प्रमोट करने के काम करता है, यूनिवर्सल, जो कि प्रमोट करने का काम करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फिर आता है 7.9, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। क्या, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है, डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कि हम लोग जो टच, जो भी हम लोग फिजिकल फॉर्म में जाते हैं बैंक को विजिट करने के लिए, उसको कम करना, और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू कर लेना ही क्या होता है, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग होता है, और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं। अगर हम बात करें रिफॉर्म ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, किस तरह से रिफॉर्म्स हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में।
हुँ। तो अगर हम बात करें रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो किस तरह के रिफॉर्म्स आए? सबसे पहले क्या होता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिजिटलाइज़ हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो ऐप लॉन्च किया गया अलग-अलग कंपनीज़ के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ और होता है कि सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारी डिजिटाइज़ेशन हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे कौन सी आई? यूपीआई आई, वही डिजिटलाइज़ेशन का ही एक पार्ट है। और बैंक कंसोलिडेशन। आगे, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग कोई बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग ई-बैंकिंग कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके फ़ोन, लैपटॉप और लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर के थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट करते हैं, सॉरी, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बैंकिंग करते हैं, मनी को रिसीव या सेंड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या? इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है? जैसे अगर फीचर्स की बात करें तो चेक करना, बैलेंस चेकिंग, फीचर्स है इसका। और अगर हम बात करें तो क्या फीचर है इसका? इसका फीचर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को देखना। और अगर हम बात करें तो फंड को ट्रांसफ़र करना भी इसका एक फीचर है। अब बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग बैंकिंग सर्विसेज़ होता है जो कि क्या होता है, प्रोवाइडेड किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप फ़ोन में कुछ मैसेज कर सकते हो टाइप करके और आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपके पास कीपैड फ़ोन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है कुछ समय तक का, कुछ पिछले ट्रांज़ैक्शंस का, तो उसी को बोलते हैं कि मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल के थ्रू तब आप लोग क्या करते हो, बैंकिंग करते हो और कुछ ट्रांज़ैक्शन वगैरह भी छोटे-मोटे आप कर सकते हो, अगर आपके पास कीपैड फ़ोन है तब भी। तो इसी को बोलते हैं क्या? मोबाइल बैंकिंग। डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड से क्या करते हो, पेमेंट को करते हो, तो उसी को बोलते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या आप यूपीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आप आईएमपीएस का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज़ कहा जाता है। आगे 7.10 लास्ट टॉपिक हमारा, इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री-इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, आईएलडीए एंड स्ट्रो। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योरी, ठीक है? जहाँ पे इंश्योरी क्या करता है, अपना एक प्रीमियम पे करता है और अगर कोई भी लॉस या कोई भी वियर एंड टियर होता है, तो जो इंश्योरर होता है वो आपको क्या करता है, उसके बदले में एक मनी अलॉट कर देता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर सिंपल टर्म में बात करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर और इंश्योरी, जहाँ पे इंश्योरी प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर क्या करता है, आपके लॉसेस को कवर करने का काम करता है। सिंपल। टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस होती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस होती है जो कि लाइफ के ऊपर बेस होती है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है जो कि अदर देन लाइफ होती है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड पे की जाती है, या तो स्पेसिफिक पीरियड पे होगी या तो इन द केस ऑफ डेथ पे होगी, ठीक है? या तो मैच्योरिटी पीरियड अगर आ जाता है तो उस पे हो जाती है, या तो क्या होगा, एक डेथ का पीरियड होगा उस पे हो जाएगा। आगे, तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो क्या होता है कि वही डेथ पे हो जाएगा या तो उस पे हो जाएगा, आपका क्या स्पेसिफिक पीरियड पे होगा। और वही नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, अदर देन लाइफ होता है, लाइफ के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में ही आते हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम लोग सबसे पहला बात करते हैं तो क्या, कार्गो इंश्योरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस क्या होती है, वो इंश्योरेंस जो कि कवर करती है गुड एंड सर्विसेज जो कि शिप के ऊपर जा रही है, कवर्स करती है गुड्स को, ठीक है? फिर हमारा क्या आता है, कार्गो के बाद क्या आता है, हल इंश्योरेंस आता है, जो कि किसको कवर करती है, हल इंश्योरेंस किसको कवर करने का काम करती है, ये क्या कहते हैं, शिप या मरीन को ही कवर कर डालती है, मतलब पूरे शिप को या जो भी मरीन जा रही है उसको ही पूरा कवर करती है, मतलब पूरे उसको शिप को ही पूरा कवर कर लेती है, तो इसको बोलते हैं कि हल इंश्योरेंस कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या, फ्लाइट इंश्योरेंस। फ्लाइट इंश्योरेंस क्या करती है, फ्लाइट को खाली कवर करती है। फ्लाइट का मतलब क्या है, फ्लाइट का मतलब क्या है, इनकम ऑफ द ओनर, मतलब जो जो वो शिप को चला रहा है, या तो कैप्टन या तो जो शिप का मालिक है, वो जो इनकम कमा रहा है उसको कवर करने का काम करता है कौन, फ्लाइट इंश्योरेंस। तो फ्लाइट इंश्योरेंस क्या करती है, इनकम को कवर करती है।
आगे बात करते हैं वॉयेज इंश्योरेंस। वॉयेज इंश्योरेंस बहुत ही प्यारा इंश्योरेंस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे वॉयेज इंश्योरेंस क्या करता है, कवर करता है शिप को भी कवर करता है, कार्गो को भी कवर करता है और अगर हम बात करें तो फ्लाइट को भी ये कवर करता है, मतलब इनकम को भी कवर करता है। आगे बहुत सारे और भी इंश्योरेंस होते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है जो कि क्या करता है, हमें फायर के रिलेटेड फायर के रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करते हैं तो मरीन इंश्योरेंस होती है जो कि हमें क्या करती है, वाटर के रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। आगे अगर हम बात करते हैं रिस्क क्लासिफिकेशन के बारे में, तो रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप करना इंडिविजुअल और प्रॉपर्टीज को विद सिमिलर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड रिस्क क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुपिंग करना इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टीज को करना, ग्रुप करना ही क्या होता है, जिनके पास सिमिलर रिस्क कैरेक्टरिस्टिक है, इसी को बोलते हैं क्या, रिस्क क्लासिफिकेशन। और यही रिस्क को अगर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, मॉनिटर करना ही क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना और मॉनिटर करना ही क्या कहलाता है, मॉनिटर करना ही क्या कहलाता है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। फैक्टर लिस्टिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, रिस्क करते हैं इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, मतलब कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, बताते हैं कि इस केस में आपके इंश्योरेंस कवर नहीं होंगे, इस केस में आपका इंश्योरेंस कवर होंगे। तो कौन कौन से केस में इंश्योरेंस कवर नहीं होते हैं या कौन-कौन से केस में इंश्योरेंस कवर होते हैं, तो फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ इट, कौन-कौन से फैक्टर लिमिट कर देते हैं, तब भी इंश्योरेंस क्या होता है, तभी इंश्योरेंस की जाती है। जैसे अगर एक्सीडेंटल लॉस है, तो आपके रिस्क को कवर किया जाएगा। तो कौन-कौन से फैक्टर श्योर करते हैं कि ये रिस्क को कवर किया जाएगा। जैसे अगर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोज़र यूनिट है, मतलब बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं, तो वो कवर होगा। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोज़र यूनिट, बहुत सारे लोग उससे अगर हर्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस आएगा और उसके ऊपर बन जाएगा। फिर एक्सीडेंटल लॉस, अगर लॉस एक्सीडेंटल है तभी उसको कवर किया जाएगा आपके इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क में, मतलब तभी आपको उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा। आगे अगर जानबूझ के किया जा रहा है तो नहीं मिलता है। लास्ट लॉट नॉट, ठीक है। फिर आता है क्या, इकोनॉमिकली फिजिबल प्रीमियम। जो प्रीमियम होगा वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का लॉस कवर करना है, तो उसका प्रीमियम भी अच्छा खासा होगा। ये नहीं कि ₹1 आप दे रहे हो महीने से, ये नहीं होगा। तो लॉस जो भी कवर किया जाता है, वो उसके प्रीमियम भी उसके हिसाब से ही तय की जाती है। इकोनॉमिकली फिजिबल प्रीमियम होगा। फिर री-इंश्योरेंस क्या होता है? री-इंश्योरेंस को हम लोग इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी होता है, कंपनी भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपना इंश्योरेंस रिस्क को थर्ड इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब अगर आपने मान लिया, अगर आपने क्या किया, अपने कार का इंश्योरेंस करवाया। तो कार का इंश्योरेंस करवाया तो तो आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनी था, उससे करवाया। ये इसको मान लिया मैंने ए, आपने ए से करवाया। ए से करवाने के बाद अब ए को लग रहा है कि उसकी कंपनी में भी कुछ घाटा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो उसने क्या किया, अपने कंपनी का भी क्या किया, इंश्योरेंस करवा लिया। अब अगर उसने अपनी कंपनी का भी इंश्योरेंस करवा लिया तो क्या हो गया? इसी को बोला गया क्या? री-इंश्योरेंस, ठीक है? जिससे आपने इंश्योरेंस करवाया उसने भी क्या किया, अपना इंश्योरेंस करवा लिया। इसी को बोलते हैं क्या? इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। आगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं इंश्योरेंस के। अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी कौन रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है IRDAI, इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही क्या करता है, रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को। अब अगर हम बात करते हैं तो ये कब रेगुलेटेड बाय IRDAI के द्वारा होता है। अब ये 1999 में आया, 1999 में आया। अब अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसके फीचर्स कौन-कौन से होते हैं? इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या-क्या फीचर होता है इसका? इसमें एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा। कितना होगा मिनिमम पेड अप कैपिटल? 100 करोड़ होगा, 100 सीआर। अगर आगे हम लोग बात करें तो क्या होगा? कंपनी का सोल पर्पस होगा
कंपनी सोल पर्पस, सॉरी बहुत गंदी राइटिंग हो गई। कंपनी का क्या होगा? सोल पर्पस होगा। कंपनी सोल पर्पस टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को कैरी ऑन कर पाए, ये कंपनी का सोल पर्पस होगा। आगे आगे क्या होगा? इंश्योरेंस बिजनेस क्या होगा? 15% से ज्यादा का क्या करेगी? फंड इन्वेस्ट करेगी किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर में तभी वो क्या मानी जाएगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी। तो मिनिमम पीरियड कैपिटल स्टॉक होना चाहिए, कंपनी का सोल पर्पस होना चाहिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस को ही कैरी करे। और क्या होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस को कैरी करे, सोल पर्पस होना चाहिए इंश्योरेंस को कैरी करे। और 15% से ऊपर का फंड इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में। सीक्वेंस ऑफ क्लेम सेटलमेंट, किस तरह आप सेटल करते हैं इंश्योरेंस को, ठीक है? तो किस तरह आप सेटल करते हैं इंश्योरेंस को, किस तरह आप इंश्योरेंस को क्लेम करते हो? सबसे पहले अगर आपका लॉस होगा, आप क्या करोगे? नोटिस दोगे कि मेरे पास मेरा लॉस हो चुका है कंपनी को। कंपनी को नोटिस देने के बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी, ओ भैया जी, आपका लॉस हो गया, चलिए एक फॉर्म भर दीजिए और बता दीजिए मुझे कैसे-कैसे लॉस हुआ है, ठीक है? हमने बोला ओके भैया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है भैया जी, आपने बता दिया कैसे अब होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उन्होंने बोला ठीक है आपने फॉर्म भर दिया, अब रुकिए मुझे चेक करने दीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। क्या आपने कोई थर्ड पार्टी या कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है? मे बी शायद वो हमारे कंपनी में फीड ना हो और आप बस आके क्लेम माँग रहे हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो मतलब फ्रॉड वगैरह तो आप नहीं कर रहे। तो इसको बोला गया क्या? स्क्रूटिनाइजेशन, दैट मीन्स कि क्लेम फॉर्म को चेक करना, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर अब देखा जाएगा कि क्या आपने जानबूझ का ही क्या कार को ठोक दिया था, तभी आपका तभी आपको ज़रूरत पड़ा इसका क्लेम का, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए आपने बोला चलो अब अभी के लिए कार बढ़ा देते हैं और आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या आपने किया, या आपको लग रहा था अभी मुझे लोन की ज़रूरत है तो यार घर को ही जला देते हैं, इससे हमें पैसा कुछ मिल जाएगा। तो ये सब तो खुद से तो नहीं किया, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। अब ये सब होने के बाद क्या होगा? सेटलमेंट होगा। अगर सब कुछ सही है तो सेटलमेंट हो जाएगा और आप इस केस को जीतते हुए बहुत सारे पैसे, धनराशि अपने घर लेके जा पाएँगे। तक का यहीं तक का क्लास था हमारा। हमने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है। बहुत ही सिंपल स्लाइड के हेल्प से कवर किया है। अच्छा, इस बार हमने क्या किया, कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। और एक सरप्राइज़ जो मैंने बोला था आपके लिए लास्ट में है, वो सरप्राइज़ ये है कि आप इस चैप्टर के बहुत सारे कॉमेडी, बहुत सारे डेट पूछे जाते हैं, वो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा, शॉर्ट्स ही बना दूँगा एक सिंपल सा, और आपको वो आपको हम दे देंगे ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में चीज़ों को आसानी हो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो हाँ, अगर आपको वो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। कोई भी तरह का अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे ये चीज़ को और अच्छे तरीके से आप समझा सकते थे तो वो बताइए मुझे। कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट का ज़रिया दिख रहा है तो वो बताइए मुझे। और सब्सक्राइब करिए हमें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, किसको? कॉमवर्स चैनल को। और एक लाइक भी दबा के ठोक दीजिए। चलिए, तो यहीं तक का हमारा सफ़र था। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।